हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आपके लिए मैं आज लाया हूँ सिविक्स का महामैराथन क्लास, जो कि आपको एक ही क्लास में पूरे सिविक्स को जो है एकदम खलास कर देना है आज। और ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका जो है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी सब्जेक्ट से मैं लिया हूँ। देख रहे हैं, क्लास 6 का जो है नोट्स है। अब मैं आज जो है आपको एसएसटी में आपका जो है सिविक्स में करवाने वाला हूँ, चूँकि ज्योग्राफी का क्लास ऑलरेडी हो चुका है। और ज्योग्राफी का क्लास मैं 2 क्लास में करवाया हूँ, जो कि ज्योग्राफी का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नोट्स है उसको मैं करवाया हूँ। और आज मैं आपको सिविक्स का जो है क्लास 6 का नोट्स करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो है बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उसके पॉइंट व्यू से मैं करवा रहा हूँ, है ना। खास करके टीचर का आगे एग्ज़ाम है और उसके अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूँ। रेलवे का है, बिहार एसएससी का है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम पड़ा हुआ है अभी, है ना। और दरोगा का जो है अभी बहाली आने वाला है, लगभग 2000 वैकेंसी, 1800 से 2000 वैकेंसी आने वाला है, उसका मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लास है इसको क्लास को लास्ट तक देखिए, है ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और उसके बाद जाके और क्या कीजिए कि शेयर करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे में, जिससे क्या होगा कि हमको एक मोटिवेट मिलेगा, समझे ना। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ऐसा कीजिए, है ना, क्योंकि क्लास लेने में जान ही रहे हैं आप लोग को कितना टाइम लगता है, मेहनत लगता है। और इसका अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हमको इनाम देने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिए, एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमको भी कुछ मोटिवेट मिलेगा और मैं ऐसा ऐसा क्लास में बार बार लाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। जो आपकी जो है सिविक्स की जो है सिविक्स की हम करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। आप लोग तैयार हो जाइए, है ना। और आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल आप लोगों का बहुत ही बेस्ट जाए, है ना। और यही नया साल में एक तांडव हम लोग करते हैं कि सिविक्स की क्लास को ख़त्म कर देते हैं महामैराथन के रूप में, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला चैप्टर देखिए, कार्य विविधता की समझ। पहला चैप्टर को निकालते हैं, विविधता की समझ की बात करता है। देखिए, कह रहा है कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है, इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूदा असमानता यानी गैर बराबरी है। आगे देखिए, कह रहा कि जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है ये जाति व्यवस्था। इस बंटवारे का आधार था लोग किस तरह काम करते हैं, किस जाति में पैदा होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था कहते हैं। और भारत में विविधता की बात करता है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ भिन्न त्यौहार, धर्म, भाषा, खान पान के लोग रहते हैं, लेकिन वास्तव में हम गहराई से सोचें तो हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल तरीके सबका क्या चीज़ है, सबका अलग अलग है। विविधता के कारण की बात करते हैं। प्राचीन काल में लोग युद्ध, भोजन व अकाल अन्य कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, है ना, भोजन के लिए, या फिर जब अकाल पड़ता था उसके कारण से चले जाते थे। और यात्रा के साधन के अभाव में वही रहने लगते थे। इस कारण वह वहाँ की संस्कृति, भाषा को सीख लेते थे और अपनी पुरानी संस्कृति व अन्य नई संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाकर नई संस्कृति उभरने लगती थी। विविधता के लिए भौगोलिक कारक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारा जलवायु हो गया, मृदा हो गया, मानसून हो गया, जल हो गया, मैदान हो गया, है ना। ये सब बहुत बड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि जलवायु आपका ठीक रहेगा, जलवायु तो आप क्या है अपनी जगह छोड़ के नहीं जाइएगा। मृदा आपका मतलब रहेगा, फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा रहेगा तो फिर उसको छोड़ के नहीं जाइएगा, है ना। बारिश हो रहा है तो भी नहीं जाइएगा, बारिश ज़्यादा हो रहा है, फ्लड आ गया तो वहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। जल की बात करता है, मैदान की बात करता है, ये सब डिपेंड करता है हमारी किस चीज़ पे, हमारी विविधता पे। अब देखिए, लोग अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृति परंपराओं को क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। अपने परिस्थितियों के अनुरूप जो भौगोलिक के नेचर के अनुसार से अपनी परिस्थिति को ढाल लेते हैं। कह देखिए, नेहरू की एक पुस्तक था, नेहरू जी की, कह कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें देखिए कारक यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहन किया जाता है। अनेकता में एकता का विचार नेहरू जी द्वारा लाया गया था, है ना। अनेकता में जो एकता का विचार किसके द्वारा लाया गया था, नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, अनेकता में एकता का विचार। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा पे चलते हैं। देखिए, कह रहा विविधता एवं भेदभाव, है ना।
डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। देखिए हम क्या बोलते हैं कि क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उत्सव मनाते हैं, इस पर उस स्थान के भूगोल व इतिहास का असर पड़ता है। पूर्वाग्रह कह रहा है कि इसका अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मान लेना, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, मतलब पहले से अनुमान लगा लेना। कह रहा कि कई बार हम लोगों के संदर्भ में नकारात्मक पूर्वाग्रह बना देते हैं जो भेदभाव को क्या करता है, जन्म देता है, जो भेदभाव को जन्म देता है। कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह जो लड़का लड़की में भेदभाव को जन्म देता है ना, उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे लड़की की बात करता है ना, तो लड़कियां ऐसी होती है कमज़ोर, कोमल, मृदु स्वभाव का, ये आपका मतलब भेदभाव की बात कर रहा है। लड़के वो रोते नहीं, कमज़ोर नहीं होते, बहादुर होते हैं। देखिए ये आपका क्या डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। लड़कियां जो होती है कमज़ोर होती है, मृदु स्वभाव की होती है, लड़का जो है रोता नहीं है, वे बहादुर होते हैं। सब क्या, ये सब भेदभाव करने का एक कारण। रूढ़िबद्ध की बात करते हैं। रूढ़िबद्ध धारण, जब हम सभी लड़कों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारण कहते हैं। उदाहरण, जब हम धर्म, लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ बोलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, उसको भेदभाव हो जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। असमानता भी करना पड़ता है और विविधता का भी करना पड़ता है। देखिए विविधता अब क्या होता है, वे उस समुदाय के सदस्य है जिसकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं समझा जाता। और समानता, यदि वे गरीब है और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, उसको क्या होगा, सब असमानता हो गया। इस प्रकार के दोहरे भेदभाव का सामना कैद धार्मिक जनजाति समुदाय किसी विशेष जगह के लोग कर रहे हैं। अब देखिए अब दलित की बात करता है। इस शब्द को नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है दबाया गया, कुचला गया। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। भारत में जाति व्यवस्था भी भेदभाव को जन्म देती है। जाति व्यवस्था जो है ना हमारे इंडिया में सबसे बड़ी यही है जो क्या करता है, भेदभाव को जन्म देने वाला होता है। देखिए स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया, परंतु आज भी असमानता व्याप्त है। आप लोग सब जानते हैं। ये सब बस बुक के लिए है कि चलिए असमानता समानता सब जगह पे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए सरकार क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार क्या, सरकार का देखिए क्या कर रहा है कि सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं, है ना। कह रहा कि इसके 3 अंग है ना। सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग है। एक आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 है। सरकार के स्तर की बात करता है। राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है ना। राष्ट्रीय स्तर की बात करता है तो इसका संबंध पूरे देश से होता है। इससे हम केंद्र सरकार की बात करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरा करा राज्य स्तर, या सरकार किसी विशिष्ट राज्य का संचालन करती है, इसको क्या राज्य सरकार कहते हैं। और तीसरा देखिए करा स्थानीय स्तर या गांव शहर के प्रशासन को संभालती है, इसे हम पंचायत या फिर नगर पालिका के नाम से जानते हैं। अब सरकार के कार्य की बात करता है। सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है, छोटे व बड़े, हर प्रकार के कार्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है। कानून बनाने का काम कौन करते हैं, सरकार करते हैं। निर्णय लेता है वो भी सरकारी लेते हैं। शासन व्यवस्था को लागू करने का काम करते हैं। सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। राष्ट्र हित को सुनिश्चित करने का काम करते हैं। और जन कल्याण का कार्य करने का काम कौन करते हैं, सरकार ही करते हैं। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है, और सभी लोग उसे मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। सरकारी कानून बनाती है, उसे लागू करने का काम करते हैं और हम लोग उसको मानते हैं और मानना पड़ता है। अब सरकार के प्रकार की बात करते हैं। कह रहा है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको 2 मुख्य सरकार के बारे में बताएंगे। 2 मुख्य सरकार देखिए कौन कौन होता है। एक होता है लोकतांत्रिक, दूसरा होता है राजतंत्र। लोकतांत्रिक की बात करते हैं। पहले लोकतांत्रिक में देखिए क्या होता है। लोकतांत्रिक सरकार, इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान किया जाता है। इसमें लोगों द्वारा शक्ति प्रदान किया जाता है, अर्थात जनता के प्रतिनिधि, वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। लोकतंत्र सरकार के अंदर
मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र जो है सरकार के अंदर क्या मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है लोकतांत्रिक सरकार में, एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। अब राजतंत्र की बात करते हैं। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा और रानी के पास होता, जो पहले होता था, अब ये सब नहीं होता है, और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता था। इसे हम क्या निरंकुश शासन की व्यवस्था कहते हैं, निरंकुश शासन की व्यवस्था कहते हैं। देखिए भारतीय लोकतंत्र की बात करता है। भारतीय लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसके मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा, भारत जो है विश्व का क्या सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से क्या करते चुनते हैं। कर प्रतिनिधि लोकतंत्र, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार के पराया प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं चुनते हैं। क्लियर है। आगे देखिए करके सफ्रेज मूवमेंट, सफ्रेज मूवमेंट की बात करता है। इसका अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, है ना। सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है, जो वोट देने का जो राइट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, सफ्रेज मूवमेंट बोलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखिए दोस्तों, जो हार्ड होगा ना, जहाँ पे जो ऐसा जो सेंटेंस होगा जो आपके दिमाग से बाहर होगा, है ना, उसको मैं बढ़िया से रिपीट करूँगा, और बाद में जो सिंपल है उसको तो ऐसे पढ़ के निकल जाना। देखिए आगे कह रहा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मत अधिकार आंदोलन कहते हैं। अमेरिका में महिलाओं का वोट का अधिकार कब मिला, 1920 में मिला। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। तो अमेरिका में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला कब, 1920 में मिला, 1920 में। और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, 1928 में मिला। ये भी चैप्टर आपका खत्म। चलते हैं 4th पे। कह रहा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। जब हम बोलते हैं कि कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक, तब हमारा अर्थ यह होता है कि इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, आप ऐसे एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए बताया गया। इसकी भागीदारी की बात करता है। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इस प्रकार नियमित रूप होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे भारत हर वर्ष 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, भारत में होता है 5 वर्ष के बाद होता है, और एक सरकार चुनाव जीत कर सरकार बनाती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। देखिए वैसे अगर बात किया जाए ना, जैसे लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं किसको, इसमें होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा एक संगठित जो सरकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। और इसका डिफाइन सबसे पहले किसने किया था बताइए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, है ना, अब्राहम लिंकन जी ने 1960 में जब वो बने हुए थे प्रेसिडेंट, तब वो क्या किए थे, इसका डिफाइन किए थे वो। भागीदारी के अन्य तरीके, देखिए भागीदारी के अन्य तरीके की बात करता है कि लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, है ना। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, ये सब आपका भागीदारी की बातें कर रहा है ना। जैसे बिहार में भी क्या चल रहा है, बीपीएससी का जो आंदोलन चल रहा है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्या किया जाए, कैंसिल किया जाए, लेकिन सरकार जो है कान में तेल दे के सोया हुआ है, और लड़के पे क्या कर रहा है, जो स्टूडेंट्स है उस पर लाठी चला के उसको मजबूर कर रहा है कि तुम ये सब यहाँ से भागो, है ना। इसमें बहुत सारे टीचर जो है अपने के लिए जाता है वहाँ पे, बस शरीर को दिखा देगा, फिर वहाँ से अपना फिर वो निकल जाएगा। मतलब कि सारा क्रेडिट लेने के लिए टीचर जाता है, लेकिन वहाँ पे लड़का लोग उसको भगा देता है ना। बहुत ऐसे टीचर है जो कि ऐसे काम वो कर रहा है। लेकिन मैंने अगर बात किया जाए बेस तरीके से, जो लड़के लोग जो है ना, वो सब वहाँ पे लगे हुए हैं जो कि इसको करवा रहे हैं। तो वही यहाँ पे क्या रहा है, हड़ताल की बात कर रहा है ना, वही चीज़। देखिए आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेक बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया, जैसे चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, जो कि मेधा पाटेकर जी के द्वारा दिया गया था। चिपको आंदोलन किसके द्वारा दिया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। आगे देखिए विवादों का समाधान की बात करते हैं। विवादों का समाधान कह रहा है कि विवाद जब उभरते हैं तब जब विभिन्न सांस्कृतिक, धर्म, जगह और
आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते, है ना। विवाद का मतलब वही होता है जब सॉरी दोस्तों, जब कोई भी विभिन्न संस्कृति का हो गया, धर्म जगह, इस सब की जगह पर जब तालमेल नहीं बैठता तो ऑटोमेटिक विवाद होगा, आप लोग जानते हैं। और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक का जुलूस हो गया, उत्सव हो गया, उत्सव विवाद का विषय हो गया, नदी हो गया, जल विवाद हो गया, सबके कारण होता है। देखिए, समानता एवं न्याय की बात करता है। कह रहा लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया, इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है ना। इस अलावा सरकार अपृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून का निर्माण करती है तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर होता है। देखिए, ये भी चैप्टर खत्म। अब चलते हैं 5th पे, पंचायती राज की बात करते हैं। देखिए, पंचायती राज की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या करा, सबसे पहले इसमें करा ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा के बारे में करा, देखिए ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति की सभा होती है। इस सभा में एक गांव या अधिक गांव भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष क्या होता है ना, या उससे अधिक होता है, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या होता है, गांव की मतदाता सूची में हो सकता है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्राम सभा के सदस्य के लिए कितना एज चाहिए, तो ग्राम सभा के सदस्य के लिए कितना एज चाहिए, 18 साल चाहिए। वहाँ आपको 20 साल भी दिया रहता है, जिसमें लड़का कन्फ्यूज करता है। इसलिए याद रखिएगा, ग्राम सभा जो है वो ग्राम सभा के लिए कितना एज चाहिए, तो 18 साल चाहिए। अब ग्राम पंचायत की बात करता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड क्षेत्रों में विभाजित होता है ना। क्या होता है, कई वार्ड क्षेत्रों में ग्राम पंचायत जो होता है डिवाइड होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं जो कि 5 साल के लिए होता है। अब सचिव की बात करता है। देखिए सचिव की, तो सचिव ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, या ग्राम सभा में ग्राम पंचायत दोनों का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता है, सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। इसका कार्य ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना होता है। अब ग्राम पंचायत के कार्य की बात करते हैं। सड़कों, नलियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोतों, है ना, और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों के निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी योजना को लागू करने का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत का कार्य होता है। देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या होता है, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि होता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होता है ना, जो दान मिलता है उसे क्या होता है, ग्राम पंचायत की आमदनी होता है। अब समिति की बात करते हैं। ग्राम सभा काम करने के लिए समिति बनाती है, यह कुछ राज्यों में है, इसके सदस्य होते हैं कुछ ग्राम सभा सदस्य और कुछ पंचायत के सदस्य। उदाहरण जैसे निर्माण समिति होता है ना, ये आपका क्या समितियाँ का एक पार्ट है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है ना। ग्राम पंचायत जो होता है किसके प्रति जवाबदेही होता है, ये ग्राम पंचायत जो होता है ग्राम सभा के प्रति क्या होता है, जवाबदेही होता है। जिला पंचायत की बात करता है। जिला पंचायत जिला परिषद पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत होते हैं, मतलब जिला परिषद जो होता है ये पंचायत समिति के ऊपर होता है ना। यह जिले के स्तर पर विकास योजना बनाती है। पंचायत समिति की मदद से या पंचायतों में आवंटित राशि के विवरण की क्या करता है, व्यवस्था करता है जिला पंचायत। चलिए, ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चलते हैं गांव का प्रशासन। 9 चैप्टर टोटल है और हम लोग 6 पे आ गए। देखिए, गांव का प्रशासन की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले इसमें पुलिस की हम बात करेंगे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकीय संगठन होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। पुलिस थाने का एक थानेदार होता है या सरकार का अंग
कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है तथा शांति बनाए रखने का काम कौन करता है? पुलिस करता है। पटवारी की बात करते हैं। यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता है। राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? पटवारी बोलते हैं। इसका कार्य ज़मीन को मापना है ना, नापना, उसका रिकॉर्ड रखना होता है। इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे लेखापाल हो गया, कर्मचारी हो गया, ग्रामीण अधिकारी हो गया इत्यादि इसका अधिकार से नाम जानते हैं। कुछ गाँव आते हैं इसके लिए। जैसे पटवारी राजस्थान में बोला जाता है ना, याद रखिए। लेखापाल हमारे बिहार में बोला जाता है, यूपी में बोला जाता है, इसमें कर्मचारी सब। अब खसरा रजिस्टर का विवरण की बात करता है। जैसे जरीब होता है। जरीब क्या होता है? जरीब की बात करता है, यह पटवारी द्वारा खेत नापने के लिए इस्तेमाल की गई ये क्या होता है? लोहे की जंजीर होता है ना। जरीब किसको बोलते हैं? जरीब बोलते हैं कि जो पटवारी होते हैं जब वो खेत नापने का काम करते हैं तो जो लोहे का एक जंजीर बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जरीब बोलते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी लेता है। मतलब पटवारी जो है किसानों से क्या लेता है? भूमि कर भी लेता है, टैक्स लेता है। और अपने क्षेत्र में उगाने वाले फसल का रिकॉर्ड सरकार को क्या करता है? वो देता है। तहसीलदार की बात करता है। तहसीलदार पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। जो पटवारी है, जो कोई वो पटवारी जो काम करता है तो उसका निरीक्षण करने का काम कौन करता है? ये आपका तहसीलदार करता है ना। तहसीलदार का काम है क्या कि मतलब कि जो पटवारी जो काम कर रहा है वो काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, उसकी जो काम अथी करेगा पूरा जो छानबीन करता है, निरीक्षण करता है, वो करने का काम कौन करता है? वो आपका तहसीलदार करता है। ठीक है, आगे देखिए। और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। तहसीलदार जातीय प्रमाण पत्र जारी करता है ना। तहसीलदार ही क्या करता है? जातीय प्रमाण पत्र को क्या करता है? जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले सुनाए जाते हैं, है ना। तहसीलदार में क्या होता है? जो ज़मीन से जुड़ा जो विवाद कोई होता है उसको सुलझाने का काम किया जाता है। यह भी सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिले। जो किसान होता है जो अपने रिकॉर्ड बनाते मतलब जो भी उसका फसल का जो भी रिकॉर्ड होता है उसका क्या मिले? एक डुप्लीकेट कोई कॉपी मिले उसको, ये भी होता है। अब देखिए, हिंदू अधिनियम धारा 2005 की बात करता है ना। कह रहा कि कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। उस ज़मीन को बेटों में बांट दी जाती थी, जो कि पहले से चलता आ रहा, आप लोग जानबे करते हैं क्या ना। औरतों को जो परिवार में कोई भी नहीं दिया जाता था ज़मीन का हिस्सा, बेटों को दिया जाता था। इस कानून में बदलाव किया गया है 2005 की रेशियो से। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। बेटों को भी मिलता है, बेटी को भी मिलता है, सबको मिलता है। लेकिन अभी भी देख रहे हैं बेटों को हिस्सा मिलता है, बेटियों को हिस्सा जो है ना, अपने पापा के जो ज़मीन होते हैं उसमें उसको हिस्सा नहीं मिलता। अगर वो राइट्स कर देगा तो हिंदू अधिनियम 2005 के रेशियो से मिल जाएगा, समझ गए ना। हिंदू अधिनियम 2005 के रेशियो से मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारा ये इंडिया है। और इंडिया में जो होता है, एक इंडिया का जो संस्कृति है वो एक दूसरे तरह का होता है। देखिए 6 हो गया। अब चलते नगर प्रशासन की बात करते हैं। देखिए नगर प्रशासन देखिए इसमें कह रहा है कि नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? नगर निगम कहते हैं। जो नगर का जो प्रशासन संस्था चलाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण हैं: परिषद, अस्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, जो चुंगी कर होता है, चुंगी कर, मनोरंजन का कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे ज़्यादा हो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मतलब पूछ सकता है कि नगर निगम के लिए कितना जनसंख्या चाहिए? तो 5 लाख या उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है। और नगर निगम कहते हैं किसको? जो नगर प्रशासन का जो है, नगर प्रशासन का जो क्या करता है, वो नगर प्रशासन का चलाने वाली संस्था को क्या नगर निगम कहते हैं। नगर पालिका की बात करते हैं। यह भी एक प्रशासनिक इकाई ही होती है। यह एक शहर, कस्बे या गांव या उनमें से छोटे समूह के रूप में होता है। नगर पालिका क्या होता है? एक छोटा समूह होता है। बट नगर निगम जो है तो बड़ा होता है ना। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। इनमें जनसंख्या जो है कितना होता है? 20,000 से अधिक होती है, किंतु यह महानगर नहीं होते। मतलब ये जान लीजिए, आप क्वेश्चन दे देगा कि नगर पालिका जो होती है, नगर पालिका के लिए कितना जनसंख्या ज़रूरी पड़ता है? इसके लिए 20,000 20,000 जनसंख्या ज़रूरी पड़ता है। और नगर निगम के लिए कितना चाहिए? 5 लाख जनसंख्या चाहिए।
सब क्वेश्चन VVI है। देखिए नगर पंचायत की बात करते हैं। ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? नगर पंचायत बोलते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जो शहर में चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? नगर पंचायत बोलते हैं। अब देखिए पार्षद की बात करता है। नगर निगम प्रशासन शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जो नगर निगम प्रशासन है शहर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेते हैं। नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। और पार्षद के लिए कितना एज चाहिए? देखिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष में, मतलब कि जो पार्षद होते हैं उसके लिए कितना एज चाहिए? 21 ईयर चाहिए। मेयर के लिए 30 ईयर चाहिए। तीनों स्तर तक गठन 5 वर्ष, मतलब सब में कितना ये चाहिए? इसका टाइमिंग 5 साल के लिए रहता है और भंग की स्थिति में इसको 6 माह के अंदर में इसको चुनाव करवाया जाता है ना। ये है। अब देखिए SC ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात करता है। महिलाओं की 33% न्यूनतम आरक्षण होता है और OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। ठीक है, अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य को खुद चुनते हैं। देखिए ये भी हो गया, नगर प्रशासन भी आपका हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब चलते ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करते हैं, है ना। कह रहा है कि हमारे देश के ग्रामीण परिवार में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए हमारे देश के ग्रामीण परिवार में जो है लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी क्या आपका भूमिहीन ही है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर है ना। 5 ग्रामीण परिवार में से 2 परिवार क्या है? खेतीहर मजदूर हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसे देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। जो बड़े किसान हैं ऐसे से काम शुरू कर दिए, दुकान चलाने का काम, ब्याज पर पैसे देने का काम और छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो है उसको चलाने का काम। कह रहा कि भारत की 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। मतलब हमारे भारत में जो है 80% ऐसे किसान है ना, जो कि क्या करते हैं, अलग साइड से क्या करते हैं, दुकान चलाने का काम, ब्याज, मतलब अलग से कोई भी बिजनेस करते हैं। और मात्र 20% किसान जो है बड़े हैं, जो ओनली खेती पे डिपेंड है, उस खेती पर वो कर रहे हैं और खेती वो अच्छे खासे खेती करते हैं। करके मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। मध्य भारत की बात करता है ना, जहाँ पे क्या है, गाँव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका का महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कि महुआ बीनने के काम, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने, इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में इसको क्या करता है, हेल्प करता है। सहकारी समिति, क्यों दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। मतलब दूध बेचने का काम भी आजीविका का एक कारण हो गया। कहा कि समुद्री तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए रहते हैं। मतलब ये आपको क्या हो गया, एक आजीविका हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए वह प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अब नागालैंड की त्रिनुमा खेती के बारे में बात कर रहा है। देखिए नागालैंड की खेती के बारे में बात कर रहा है, क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि यहाँ एक गांव है जिसका नाम क्या है, चिजामी है। क्या नाम है, चिजामी है। या नागालैंड के फेक ज़िले में, क्वेश्चन पूछेगा चिजामी गांव जो है कहाँ पे है, दे देगा 4 ऑप्शन, है ना। तो चिजामी गांव कहाँ पे आपका, नागालैंड में है, जो कि फेक ज़िले में। इस गांव में रहने वाले लोग चखेजंग समुदाय के, कौन समुदाय, चखेजंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। तो नागालैंड के कौन ऐसे
समुदाय के लोग हैं जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, ये आपका हो जाएगा चखेजंग समुदाय के लोग। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, बांट देता है। चिजामी के जो आपका चिजामी है, जो कि नागालैंड में एक गाँव है, तो चिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं, है ना। इसके पास अपना खेत है लेकिन फिर भी वो इकट्ठा, मतलब कि देख लीजिए क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। एक तरह से यहाँ पे यूनिटी होता है, समझ गए ना। देखिए वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के किसी पर घास पतवार साफ करते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, जिसके पास अपना ज़मीन भी होता है, खेत भी होता है, क्या करता है वो एक दूसरे के खेत में जाके वो उसको हेल्प करता है, काम करता है। फिर जाके जो जिसका काम हो जाता है, फिर दूसरे के खेत में हो जाता है, सब मिल के फिर उसका वो काम करता है, ठीक है ना। मतलब एक दूसरे का हेल्प करके वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इस तरह से अगर वो हो जाए तो बहुत ही हो जाएगा प्रॉब्लम, लेबर का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लेबर का प्रॉब्लम आज बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया के लिए। तो नागालैंड में किसकी बात कर रहे थे हम, नागालैंड में बात करते हैं चिजामी गाँव की। चिजामी गाँव में किस जाति के किस समुदाय के आदमी पाए जाते हैं, चिजामी में आपको चखेजंग के समुदाय के आदमी पाए जाते हैं, है ना, जाति के पाए जाते आदमी जो कि सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। और एक समूह में कितने आदमी होते हैं, 6 से 8 आदमी होते हैं, जो पहाड़ पे घास पतवार जो है, मतलब घास पतवार साफ करने का काम करते हैं जहाँ पे खेती हो सके। चलिए ये भी आपका हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। अब चलते हैं आपका लास्ट चैप्टर, शहरी क्षेत्रों में आजीविका। देखिए शहरी क्षेत्रों में आजीविका की बात करता है। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 27 महानगर है। इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए भारत में 5000 से ज़्यादा शहर और 27 के आपका महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 1 लाख नहीं 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना। मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोज़गार में लगे हैं, वह अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। देखिए सड़कों का काम करना, देखिए सड़कों का काम की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई मोची अथवा ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले, या लोग क्या स्वरोजगार में लगे हुए रहते हैं, अपना काम है सबके पास। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वह खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदे और वह कैसे अपनी दुकान लगाए। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। 12% लोग, मतलब एक समय 12 आदमी। तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथ पर बेचने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकान नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, किसके लिए, बड़े शहरों के लिए प्रॉब्लम है। बाज़ार में दुकानें की बात करता है। बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने और कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान में मौजूद होते हैं। यह एक अस्थायी दुकान होती है, परमानेंट दुकान होती है। बड़ी दुकान की बात करता है। बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकान होती है जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध होते हैं, लेकिन वह छोटी दुकानों व फुटपाथ को से महंगी बेचती है। देखिए महंगी बेचने का ऑटोमेटिक, क्योंकि बड़ा दुकान है, शोरूम अगर वो कोई खोला हुआ है उसका तो उसको रेंट लगेगा, उसमें उसको लिए अपना जो है स्टाफ को रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिक उसको जो तो खर्चा लगेगा ही, तो इसलिए तो उसका थोड़ा सा महंगा रहेगा ही फुटपाथ की तुलना में। और फुटपाथ वाले को क्या, उसको तो अपना दुकान है, स्वरोजगार है, उसको तो अपना पैसा, मतलब उसको लेबर रखने का ज़रूरी भी नहीं है। अगर लेबर रखा भी हुआ तो उसको मैनेज हो जाएगा, उसके बाद जाके उसका रेंट भी नहीं देना पड़ता है। तो इसको तो सब कुछ देना पड़ता है ना, जो शोरूम वाले, इसलिए उसका थोड़ा सा महंगा होता है। कहा कि इन दुकानों में जो माल आता है वो अलग अलग शहरों में, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। यह दुकान अपने विज्ञापन भी चलाती है, जो अखबारों और टेलीविज़न, रेडियो चैनल में आते हैं।
इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। लाइसेंस लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दुकान चलाते हैं। अब देखिए लेबर चौक की बात करता है। लेबर चौक बड़े शहरों में बहुत सारे और नियमित मतलब इरेगुलर जो है लेबर होते हैं, जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूह में खड़े होते हैं, जहाँ पर लोग उनसे काम के बदले मोल मोल भाव कर सके। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्त्री, भवन बनाने वाले लेबर, ट्रक से सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइप लाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मजदूर होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से जो भी जिस तरह का काम होता है उस तरह वहाँ पर लेबर होते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेबर चौक के नाम से जानते हैं। अब देखिए फैक्ट्री की बात करता है। यहाँ पर बहुत से मजदूर काज करते हैं, बहुत से मजदूर काज करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर हजारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर काज करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन और नियमित मजदूरों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तथा फैक्ट्रियों में काज करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इनसे मजदूरों को लिए क्या होता है, अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्ष भर काज करती रहती हैं। अब दफ्तर की बात करता है, ऑफिस में। शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और इन कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। इन दफ्तर में मैनेजर होता है, सेल्समैन होता है ना, ये सब व्यक्ति होते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को काज का निर्देश देता है तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन का काज होता है दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेना। जो दुकानदार होते हैं उनसे बड़े बड़े ऑर्डर लेता है और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने काज को नियंत्रित करती हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर अस्थायी कर्मचारी होते हैं। जो मैनेजर होते हैं उसको अस्थायी कर्मचारी बोलते हैं, मतलब परमानेंट, है ना, परमानेंट कर्मचारी बोलते हैं उसको। और अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदा होता है। क्या क्या होता है, बुढ़ापे के लिए बचत होता है। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने से यह पैसा मिल जाता है। जब नौकरी से जब अलग होता है ना, उससे पहले उसको मिल जाता है। अब छुट्टियां की बात करता है तो इतवार, राष्ट्रीय त्यौहार के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टियों के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिलता है उसको। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार जनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारियों को बीमारी के दौरान क्या मिलता है, उसको छुट्टी मिलता है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्रियाँ और सरकार विभाग में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनकी काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलता है। अगर फैक्ट्री में काम होता है तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह क्या होता है, नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, है ना, आपका 40 मिनट का क्लास हुआ है और इसमें देख लीजिए 40 मिनट हुआ भी नहीं है और आपका जो है ये सिविक्स ख़त्म हो गया है ना। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। और अब इसके बाद मैं हिस्ट्री का चैप्टर लाऊंगा और हिस्ट्री का भी महामैराथन वो भी होगा, जो कि एक ही क्लास में होगा, पूरा को ख़त्म करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमको कुछ सपोर्ट मिले और मैं न्यू क्लास में लाऊंगा और इसी जोश के साथ मैं न्यू क्लास में ले पाऊँगा। चलिए, आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारे ढेर सा शुभकामनाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।